गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ब्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से आज ब्लॉग स्टार्ट करना नहीं हुआ। एनीवेज यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड और इसकी रेसिपी भी मैं आज आप लोगों को शेयर करूँगी। वैसे मैं खुद ही आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ शर्मिता से रेसिपी लेके। शर्मिता ना फ्रूट कस्टर्ड इतना अच्छा बनाती है। मैंने फर्स्ट टाइम फ्रूट कस्टर्ड ट्राई किया था शर्मिता के हाथों से ही, बहुत बढ़िया बनाती है वो। तो काफ़ी दिन से मुझे भी मन हो रहा था कि मैं बनाऊं, क्योंकि सौरभ को बहुत पसंद है फ्रूट कस्टर्ड, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता था। बहुत दिन पहले शायद एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि मैंने जब बिग बास्केट का सामान ऑर्डर किया था उस टाइम पे मैंने कस्टर्ड पाउडर ऑर्डर किया था सौरभ के लिए कस्टर्ड बनाऊंगी इसलिए, लेकिन बनाना ही नहीं हुआ। फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये वो सारी चीज़ों के बीच में मैं भूल भी गई थी। आज मैंने फ्रिज में देखा कि वो पाउडर पड़ा हुआ है, तो एक्सपायरी डेट देखा कि नहीं अभी तक चलेगा, तो सोचा क्यों ना एक्सपायर होने से पहले उसको बना ही लेते हैं। ये है मेरा फ्रूट बास्केट। इसमें है ढेर सारे टाइप के फ्रूट्स ताकि मैं जल्दी से रिकवर करूँ। मेरे अंदर बहुत साल पहले से ही खून की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन मेरा हमेशा लो के साइड में ही रहता है। तो सौरभ मेरे लिए पोमोग्रेनेट वगैरह हमेशा घर पे ही रखता है ताकि मैं पोमोग्रेनेट खाऊँ, बीटरूट खाऊँ तो मेरा खून बढ़े। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये सारे जो फ्रूट्स है ना, इसमें एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, केला है और भी कुछ फ्रूट्स फ्रिज में रखा हुआ है। देखिए, एक पोमोग्रेनेट मैंने छील लिया है अभी कस्टर्ड बनाने के लिए। और ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि पोमोग्रेनेट को खुद को ही ब्लड की ज़रूरत है। ये वाला पोमोग्रेनेट मुझे क्या ही ब्लड देगा मेरे बॉडी में, इसको खुद ही इसको ब्लड की ज़रूरत है। ऐसा पोमोग्रेनेट मैंने इससे पहले नहीं देखा। देखिए, बिल्कुल भी लाल नहीं है, एकदम वाइट कलर का। बट क्या ही करूँ, ठीक है, 4 पोमोग्रेनेट है मेरे पास, लेकिन हर एक तो भी काट के देखना पॉसिबल नहीं है ना कि कौन सा वाला मीठा है कौन सा वाला नहीं। तो सोचा कि ठीक है, चलो जो है उसी से ही बना लेते हैं। और एक पोमोग्रेनेट अगर काटूंगी फिर वो वेस्ट भी होगा, क्योंकि एक साथ तो इतना सारा पोमोग्रेनेट कस्टर्ड में चाहिए नहीं। ठीक है, इसी से ही बना लेते हैं। मीठा तो है बट रेड क्यों नहीं है पता नहीं, काफ़ी मीठा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूध गर्म कर लिया है, दूध में अच्छे से बॉईल भी आ गई है। अभी यहाँ से थोड़ा सा दूध उठा लूँगी कटोरी में और दूध में मिक्स कर देना है कस्टर्ड पाउडर। ये ना वनीला फ्लेवर का मैंने ली है। वनीला फ्लेवर यानी ये सिंपल वाला होता है। अगर आप चाहो तो बहुत सारे फ्लेवर के आते भी है कस्टर्ड पाउडर मार्केट में, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज वगैरह, तो वो सब भी यूज़ कर सकते हो। 700 ml दूध के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रही हूँ दूध में। और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अभी दूध में डाल देना है अंदाज़ा से चीनी। जो जिस हिसाब से आप लोग मीठा खाते हो उस हिसाब से आप लोग चीनी डाल देना इसमें। और चीनी डालने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ देना है अच्छे से बॉईल होने के लिए। कस्टर्ड में ना आप जितने सारे फ्रूट्स डालना चाहो डाल ही सकते हो, लेकिन उसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा लगता है। शर्मिता हमेशा ड्राई फ्रूट्स डालती है, तो मेरे पास इतना सारा ड्राई फ्रूट्स तो जो सब कुछ है इतना सब कुछ मैं नहीं डालूंगी, बस काजू और किशमिश डालूंगी। अदरवाइज शर्मिता तो अखरोट डालती है और फिर आलमंड डालती है, बहुत सारे टाइप के वो डालती है, लेकिन मैं बस काजू और किशमिश से ही काम चला लूँगी। तो जब ये दूध बॉयल हो रहा होगा ना उस टाइम पे ही डाल देना, तो फिर किशमिश भी थोड़ा सा फूल जाता है और काजू भी अच्छे से बॉयल हो जाता है ना, तो फिर अच्छा लगेगा वो जब मुंह में आएगा ना, हर एक बाइट में बहुत टेस्टी लगता है। दूध अच्छे से बॉयल हो गया है और ये कस्टर्ड पाउडर अभी मैं डाल दूँगी दूध में। इसको मिला देना है अच्छे से और बॉईल कर लेना है। ये ना गाढ़ा बन जाएगा, इसलिए आप 700 ml मिल्क में 2.5 स्पून से 3 स्पून तक अगर कस्टर्ड पाउडर यूज़ करते हो तो आई थिंक काफ़ी है। शर्मिता ने मुझे ऐसे ही बोला। अभी देखते हैं कितना गाढ़ा होता है क्या नहीं, उस हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और हाफ चम्मच डाल दूँगी। सारे फ्रूट्स भी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। आज मैं फ्रूट्स में यूज़ कर रही हूँ पोमोग्रेनेट, एप्पल और बनाना। अगर आपके पास और भी काफ़ी सारे टाइप के फ्रूट्स हैं तो वो भी आप डाल सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ग्रेप्स मत डाला कीजिए, क्योंकि ग्रेप्स थोड़ा सा खट्टा में आता है ना, तो वो नहीं डालने से ही बेटर रहेगा। और कीवी वैसे बहुत सारे लोग डालते हैं बट मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, तो कीवी और ग्रेप्स में डालने के लिए नहीं बोलूँगी। बाकी के जितने सारे स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो सब कुछ आप डाल सकते हो। इसमें ना मैंगो डालने का मुझे बड़ा मन था, कल तो मैंगो घर पे आया भी था। सौरभ तो षष्ठी पूजा के लिए लेके भी आया था मार्केट से। वैसे वो एक ही मैंगो लेके आया था, क्योंकि मुझे ना मैंगो सूट नहीं करता। मुझे मैंगो बहुत पसंद है, लेकिन मैंगो खाते ही ना मुझे पिंपल आ जाता है, या तो फिर मेरा पेट गर्म हो जाता है, फिर लूज मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है। सौरभ को भी मैंगो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने
नहीं खाती हूँ, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा लाता नहीं है, अपने लिए भी वो नहीं लाता है। तो कल वो एक ही मैंगो लाया था क्योंकि भगवान को 5 टाइप का फ्रूट्स चढ़ाना था। तो कल रात को ही वो मैंगो हम लोगों ने खा लिया है। कल रात को पराठा बना ली थी और दोपहर के टाइम पे जो पनीर की सब्जी बनाई थी वो तो था ही, उसके साथ मैंगो काट लिया था और उसी से ही हमारा डिनर हो गया। अदरवाइज मैंगो आज रहता ना तो ये कस्टर्ड में बहुत बढ़िया लगता, इनफैक्ट ये मैंगो कस्टर्ड बन जाता। तो देखिए यहाँ पे दूध तो रेडी एकदम हो गया है और अभी मैं इसको छोड़ दी हूँ थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने के लिए। उसके बाद मैं इसको डाल दूंगी फ्रिज में। फ्रिज में जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा होने के बाद ये सारे फ्रूट्स में ऐड करूंगी। तो मैंने एकदम से कट करके रख दिया है। गर्म दूध में ही अगर आप फ्रूट्स ऐड कर दोगे ना तो काफ़ी टाइम दूध फट जाने का चांसेस रहता है, तो ठंडा होने के बाद ही फ्रूट्स इसमें ऐड करना है। और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से इसीलिए डालना क्योंकि फ्रूट्स में तो नेचुरल स्वीट होता ही है, फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा बन जाएगा। हम लोग वैसे भी थोड़ा मीठा कम खाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत बैलेंस करके डाल दिया है चीनी। दूध ठंडा होते ही फ्रूट मिक्स करके अभी कस्टर्ड को तो मैंने रख दिया है फ्रिज में सेट होने के लिए। सेट होने के बाद ना ये थोड़ा गाढ़ा बन जाता है, थिक हो जाता है, तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी कस्टर्ड, मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब ये ठंडी हो जाए अच्छे से और मैं खा पाऊँ। मुझे वैसे स्वीट डिशेस तो इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन सच बोलूँ तो आजकल ना मुझे थोड़ी सी स्वीट क्रेविंग्स होती है। और ऊपर से कस्टर्ड शर्मिता के हाथ से ट्राई करने के बाद तो मुझे इतना अच्छा लग गया, कस्टर्ड में कभी भी खा सकती हूँ, मुझे आजकल ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों से कुछ देर बात करना चाहूँगी। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आ रहे थे, सिर्फ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही नहीं, पर्सनली लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी मैसेज कर रहे थे कि इस टॉपिक में मैं कोई वीडियो बनाऊँ, जिस वजह से आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो टाइटल से तो शायद आप लोगों को पता चल ही क्या होगा। येस, मैं आज अपनी ब्रेस्ट फीड जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले ना मुझे लगता था कि ब्रेस्ट फीड बहुत आसान होती है, डिलीवरी हो गया और फिर आपके जो मिल्क फ्लो है वो आ जाता है और बेबी अच्छे से दूध पीना स्टार्ट कर देती है और बेबी मेरे ऊपर डिपेंड हो जाती है दूध पीने के लिए। मैं बेबी का जो खाने पीने का क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रही हूँ, यानी मेरा मदरहुड कंप्लीट है। लेकिन चीज़ें ऐसे नहीं है गाइज, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं और मेरे तरह प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं उन लोगों को तो शायद अंदाज़ा होगा ही, बट जो लोग न्यू मॉम है, इस फेज से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो पर्टिकुलरली बना रही हूँ। तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि ब्रेस्ट फीड बहुत आसान होता है, बेबी बस पेट भर के दूध पी लेगी फिर सो जाएगी, लेकिन एक्चुअली चीज़ें ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइप के प्रॉब्लम दिखाई देता है आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीड को लेके, जैसे कि कुछ लेडीज़ होता है जिनमें प्रोडक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मिल्क प्रोडक्शन, तो उन लोगों को दवाई दिया जाता है, दवाई लेने के बाद उन लोगों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं जिन लोगों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है बट स्टार्टिंग के कुछ ही दिन में यानी डिलीवरी के कुछ दिन बाद वो फ्लो आता नहीं है, काफ़ी दिन बाद जाके, लगभग 3, 4, 5, 6 दिन बाद जाके वो फ्लो जो है वो आता है, तब बेबी अच्छे से दूध पी पाती है। और कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं जिन लोगों का फ्लो बहुत बढ़िया होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके बेबी लैच नहीं कर पाते। तो अनफॉर्चुनेटली मैं थी नंबर 3 कैटेगरी में। मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, फ्लो बहुत अच्छा था, बट मेरी बेबी लैच नहीं कर पा रही थी। इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। बताती हूँ क्यों। हॉस्पिटल में देखिए जब मैं 3 दिन थी उस टाइम पे बेबी तो प्रॉपर लैच वगैरह सब कुछ कर रही थी क्योंकि लैक्टेशन कंसल्टेंट थी मेरे साथ, नर्स थी, तो सब लोग आके मुझे हेल्प कर रहे थे और बेबी को भी हेल्प कर रहे थे ब्रेस्ट फीड करवाने में। तो हॉस्पिटल में ये चीज़ थोड़ा सा आसान हो गया था, बट डॉक्टर ने एक अल्टरनेटिव फार्मूला मिल्क भी मुझे सजेस्ट किया था। बोला था कि इनकेस अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम ये फार्मूला भी बेबी को फीड करवा सकते हो। जैसा होता है जो प्रोसेस, गर्म पानी में 30 ml में 1 स्कूप डालना होता है, 60 ml में 2 स्कूप, तो वैसे करके डॉक्टर ने मुझे समझा दिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, फार्मूला वैसे कुछ हार्मफुल है नहीं। आजकल तो इंडिया में फार्मूला काफ़ी चल रहा है, बहुत सारे लेडीज़ तो फार्मूला भी ही फीड करवाते आ रहे हैं अपने बेबीज़ को, और बाय गॉड उनके बेबीज़ बहुत हेल्दी भी है। तो मैंने सोचा कि मुझे तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा तो प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा है, मेरी बेबी लैच भी कर रही है, तो मुझे तो आई होप कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा फार्मूला फीड करवाने के लिए। फिर भी डॉक्टर ने जब बोला है तो सेफर साइड घर लेके चलते हैं ये फार्मूला का डब्बा, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बेबी को दे दूँगी। हॉस्पिटल में भी शायद मेरे बेबी ने 1-2 बार फार्मूला फीड ली थी, नर्स ने ही फीड करवाई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं सो रही थी तो नर्स ने मुझे जगाया नहीं, तो मेरे परमिशन लेके ही और लैक्टेशन कंसल्टेंट के परमिशन लेके ही नर्स ने बेबी को फार्मूला फीड करवाया था।
और मैं डिलीवरी से पहले जो मेरी डिलीवरी बैग प्रिपेयर कर रही थी उसमें भी मैंने आप लोगों को शेयर की थी ना कि मैंने एक ब्रेस्ट पंप खरीद के रखी थी, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले से थोड़ा बहुत पता था कि काफ़ी सारे बेबीज़ लैच नहीं कर पाते हैं डिलीवरी के तुरंत बाद। तो उस टाइम पे पंप के द्वारा एक्सप्रेस करके वो मिल्क हम लोग बेबी को दे सकते हैं अगर आप फार्मूला मिल्क स्किप करना चाहो तो मेरे पास तो ब्रेस्ट पंप था ही, मैं वो हॉस्पिटल में लेके गई थी ब्रेस्ट पंप एंड बॉटल। तो लैक्टेशन कंसल्टेंट ने भी मुझे क्लियरली हॉस्पिटल में ही बोल दिया था कि घर पे जाके प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बेबी लैच नहीं करती है, तो उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास ब्रेस्ट पंप है तो तुम ब्रेस्ट पंप से मिल्क एक्सप्रेस करके भी बेबी को पिला सकते हो। तो मैंने हॉस्पिटल में ही सीख लिया था कि कैसे एक्सप्रेस करके बेबी को दूध पिलाना होता है। अब डे 3 में जब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर आई, घर आके हो गया पंगा। हॉस्पिटल में तो सब लोग हेल्प कर रहे थे बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, घर आके बेबी बिल्कुल भी लैच नहीं कर पा रही थी। ये शायद मेरा फेलियर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही हूँ। मैंने जब भी कोशिश कर रही थी बेबी को फीड करवाने की, बेबी इतना ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करना स्टार्ट कर देती थी, रो रो के उसके पूरा फेस पूरा बॉडी लाल हो जाता था, ठीक है। और मुझे लगता था डर कि ऐसा क्यों हो रहा है, हॉस्पिटल में तो बहुत ही अच्छे से वो फीड ले रही थी, घर आके उसको अचानक से क्या हो गया, वो क्यों ऐसे कर रही है, क्यों वो दूध नहीं पी रही है। तो मेरी मम्मी, सासू माँ, सब लोग आके एकदम ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे थे कि वो ब्रेस्ट फीड करे, बट बेबी एकदम से ब्रेस्ट रिजेक्ट कर रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, चलो फार्मूला से तो बेटर है कि मैं अपना मिल्क उसको एक्सप्रेस करके बॉटल में दे देती हूँ ताकि उसको एटलीस्ट माँ की दूध मिले। फार्मूला इज़ नॉट हार्मफुल, बट स्टिल अगर आपके पास ऑप्शन है कि एक्सप्रेस करके आप बेबी को पिला सकते हो तो वाई नॉट। तो मैंने फिर स्टार्ट किया एक्सप्रेस करके बेबी को मेरा खुद का मिल्क देना। तो बॉटल से जब मैं देती थी ना तो वो बहुत आसानी से पी लेती थी। वैसे डॉक्टर ने बोला था कि जितना हो सके बॉटल अवॉइड करना। एक स्पून काइंड ऑफ एक बॉटल दिया था जहाँ पे ना बॉटल तो होता है लेकिन उसमें स्पून लगा हुआ होता है निप्पल के जगह पे। तो फिर उसी से ही मैं उसको फीड करवाना स्टार्ट किया। थोड़ा टाइम लगता था बट ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया और पूरा दिन मैं एक्सप्रेस ही करती रही, क्योंकि उस टाइम पे बेबी को हर 1-1.5 घंटे में फीड करवाना होता है, उसको भूख लग जाती है और वेट गेन हो उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। तो मेरा बस उस टाइम पे एक ही काम था कि हर 1-1.5 घंटे में बैठे बैठे मिल्क एक्सप्रेस करो, बेबी को पिलाओ, एक्सप्रेस करो, बेबी को पिलाओ। और इस चीज़ में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ना गाइस, मैं कि आप लोग को क्या ही बोलूँ। शायद जो लोग मेरे जैसा इस फेज से गुजर रहे हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे कि मेरी बेबी क्यों नहीं दूध पी रही है, मैं क्यों नहीं उसको पिला पा रही हूँ, क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ एज ए मदर, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रहा था और यही सोच के मैं परेशान हो रही थी और खुद ही मन में डिप्रेशन में जा रही थी। और मेरे घर वाले यानी सासू माँ, मम्मी, सौरभ, सब लोग मुझे समझाते थे कि ठीक है ऐसा होता है स्टार्टिंग के फेज़ में, ठीक हो जाएगा, तुम इतना टेंशन मत करो। तो मैं उस टाइम पे बेबी को सिर्फ एक्सप्रेस किया हुआ ब्रेस्ट मिल्क ही मैं दे रही थी। और हाँ, डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर बेबी लैच नहीं कर पा रही है तो उसको तुम पंप करके तो दे ही सकते हो, लेकिन ट्राई करना हर बार एक्सप्रेस करने से पहले कि बेबी एटलीस्ट ट्राई करे लैच करने का, यानी एक्सप्रेस करने से पहले बेबी को अच्छे से पोजीशन होल्ड करके बेबी को पकड़ो, पकड़ने के बाद उसको ट्राई कराओ कि वो लैच करे। और वो जो टाइम होता था ना उस टाइम पे बेबी रो धो के तो एकदम पूरा घर अपने सर पे बिठा लेती थी, ठीक है। और फिर सौरभ मुझे डांटता था कि उसको रुला रहे हो, छोड़ दो, अगर वो नहीं पी रही है तो उसको पंप करके दे दो, एटलीस्ट तुम्हारा मिल्क तो मिल रहा है ना उसको। ज़रूरी नहीं है कि उसको तुम्हारे ब्रेस्ट से ही डायरेक्ट उसको लैच करना पड़े, तुम उसको बॉटल में दे दो एक्सप्रेस करके, ऐसे करके वो लोग सब बोलते थे। तो मैं भी वही करती थी। तो ठीक है, ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गया। इन बिटवीन मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, डॉक्टर विजिट जब भी मैं जाती थी डॉक्टर को भी ये चीज़ शेयर करती थी। बिसाइड दिस रिसेंटली मेरे जितने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लोगों का डिलीवरी हुई है, मैं उन लोगों के साथ डिस्कस करती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो लोग भी बोलते थे कि हाँ ये बहुत कॉमन बात है, ये सबके साथ ही होता है, ऑलमोस्ट हमारे साथ भी हुआ है, तो ऐसा होता है। तो किसी ने शेयर किया कि उसके बेबी 8 से 10 दिन बाद डायरेक्ट ब्रेस्ट से दूध पीना स्टार्ट किया है। किसी ने शेयर किया कि 1 महीने बाद उसके बेबी ने लैच करना स्टार्ट किया है, तो उतने दिन तक वो लोग फार्मूला में ही बेबी को रखे थे। कोई फ्रेंड सिर्फ मिल्क एक्सप्रेस करके ही बेबी को पिला रहे थे क्योंकि उनके बेबी डायरेक्ट ब्रेस्ट से नहीं लैच कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें सुन के फिर थोड़ी बहुत मुझे तसल्ली हुई। तो ऐसे करते करते ना ऑलमोस्ट 15-20 दिन बीत गया कि बेबी डायरेक्ट लैच ही नहीं कर रही थी मेरे ब्रेस्ट से। तो मुझे तो बहुत चिंता हो रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं। मैं तो ऑलवेज ट्राई कर रही थी बेबी को कि एक्सप्रेस करने से पहले बेबी को थोड़ा सा मैं अपना ब्रेस्ट से डायरेक्ट फीड करवाने की कोशिश करूँ। तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 15-20 दिन बीत गया। तब मैंने थोड़ा सा नोटिस किया कि नहीं, बेबी अभी धीरे धीरे लैच करना स्टार्ट किया है। मतलब पेट भर के तो वो डायरेक्ट नहीं पी रही थी उस टाइम पे ब्रेस्ट से, लेकिन वो पी रही थी, लगभग थोड़ा बहुत पी रही थी, लेकिन बहुत टाइम ले रही थी। एक बार वो मुँह में लेके बस
सो जाती थी, मैं उसको ऐसे कान में टिकल करती थी जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया था, तो मैं ऐसे कान में उसको टिकल करती, फिर वो जाग जाती थी, जाग के फिर थोड़ी देर वो फिर से लैच करती थी, फिर सो जाती थी। तो ऐसे करती थी क्योंकि बेबीज़ ना थक जाते हैं स्टार्टिंग में, इतने अच्छे से डायरेक्ट कंटिन्यूसली लैच नहीं कर पाते थे। तो अब मैं भी थक जाती थी, अच्छा खासा मैं सपोर्ट लेके ही बैक में बैठती थी, बट स्टिल ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए ना आपको काफ़ी लंबा टाइम के लिए एक पोजीशन को होल्ड करके आपको बैठना पड़ता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में पोजीशन बहुत मायने रखता है। आप अगर करेक्ट पोजीशन होल्ड करके बेबी को फीड नहीं करवा रहे हो ना, तो बेबी भी अनकंफर्टेबल फील करती है और वो रिजेक्ट करेगी आपके ब्रेस्ट को। तो ये सारी चीज़ें मुझे उस टाइम पर जानने के लिए मिला। तो एनीवेज 15-20 दिन बाद मैंने देखा कि वो धीरे धीरे अच्छे से लैच तो कर रही है, लेकिन पेट भर के नहीं पी रही है। तो वो लगभग 15-20 मिनट में उसको ट्राई कर रही हूँ डायरेक्ट ब्रेस्ट से पिलाने के, उसके बाद फिर बाकी का एक्सप्रेस करके ही मैं उसको बॉटल के थ्रू दे रही थी, तब जाके उसका पेट भर रहा था। तो ये तो था मेरा मतलब मजबूरी में मुझे एक्सप्रेस करके उसे पिलाना ही पड़ रहा था ताकि उसका पेट भरे। अदरवाइज पेट अगर नहीं भरेगा ना तो फिर उसका जो वेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और आफ्टर 1 मंथ वो बहुत ही अच्छे से एकदम डायरेक्ट ब्रेस्ट से वो लैच करके पीना सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे भी यानी अभी भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ कि मैं कभी कभी उसको एक्सप्रेस करके ही मिल्क देती हूँ मैक्सिमम। तो जैसे अभी वो पूरा दिन डायरेक्ट ब्रेस्ट से ही फीड ले लेती है, लेकिन जब देखती हूँ कि नहीं बेबी सो रही है और मुझे कुछ दूसरा काम में इन्वॉल्व होना है और मिल्क भी काफ़ी आ गया है, क्योंकि मिल्क जब काफ़ी आ जाता है ना आपके ब्रेस्ट में तो उस टाइम पे बहुत हार्ड हो जाता है, आपको खुद ही अनईजी फील होगी और फिर कुछ देर बाद वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है और फिर कपड़े भीग जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, अभी जब भी बेबी सोती है लंबा टाइम के लिए उस टाइम पे मैं मिल्क को एक्सप्रेस करके बॉटल में रख देती हूँ, ठीक है। और फिर जब बेबी जागती है उस टाइम पे अगर मैं फ्री हो जाती हूँ तो कभी कभी मैं बॉटल फीड भी करवा देती हूँ, या तो फिर डायरेक्ट मैं ब्रेस्ट से भी पिला देती हूँ। और अगर मैं बिजी हूँ, बेबी भी जाग गई है, उसको फीड लेना है, तो सौरभ भी कभी कभी उसको बॉटल से फीड करवा देता है। तो ये एक ईजी वे है। जैसे कि हम लोग कभी कभी बाहर जाते हैं ना, वीकेंड्स वगैरह में कहीं घूमने चले गए आसपास, तो गाड़ी में उस टाइम पे अगर बेबी को भूख लग जाए तो गाड़ी में फीड करवाने में मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। कितना भी मैं दुपट्टा से ढक के फीड करो फिर भी मुझे वो होता नहीं है, मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ ना, घर से निकलने से पहले पूरा एक बॉटल में पंप कर लेती हूँ दूध, उसके बाद ही हम लोग घर से निकलते हैं, ताकि बेबी को अगर रास्ते में ज़रूरत पड़े गाड़ी में मैं उसको बस बॉटल से ही फीड करवा दूँ। तो वो ईजी वे है। फॉर्मूला मेरे बेबी ने बस बर्थ के बाद 3 से 4 दिन ही उसने लिया है, उसके बाद उसने फार्मूला लेना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा तो अच्छा खासा प्रोटेक्शन था ही। तो कभी कभी वो लैच नहीं कर रही थी, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं उसको एक्सप्रेस करके दे रही थी, तो उसका जो पूरा फार्मूला मिल्क का डब्बा है उसको शायद डॉक्टर ने दिया था एप्टामिल गोल्ड स्टेज 1, तो वो हार्डली 2 से 3 दिन ही यूज़ हुआ है, या मैक्सिमम 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी मतलब कुछ ही स्कूप्स मैंने यूज़ किए हैं और पूरा डब्बा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं आया। उसके बर्थ के 3-4 दिन बाद जो मैंने उसको फार्मूला देना बंद कर दिया, आज तक मेरे बेबी फार्मूला नहीं लिया है, बस वो ब्रेस्ट फीड पे ही है। हाँ, कभी कभी वो उसको मैं एक्सप्रेस करके दे देती हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि देखिए अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गए हैं तो हम क्यों ना बढ़े, जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों ना हम उस चीज़ को यूटिलाइज करें, है ना। तो यही है मेरा ब्रेस्ट फीड जर्नी। अभी तक टच वुड की मेरा मिल्क प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा है, लीकेज की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा अभी कम हो गया है, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन लगता था ना जिस टाइम पे इतना ज़्यादा मिल्क लीक होता था, तो बहुत अजीब सा लगता था, चिपचिपा काइंड ऑफ हर टाइम मुझे फील होता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ब्रेस्ट पैड वगैरह सब कुछ मैंने यूज़ कर लिया है, तो वही सब कुछ टेम्परेरी है, ठीक है। समय के साथ साथ ही सारी चीज़ें सेटल डाउन होते हैं। तो अभी तो जैसे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, अभी मुझे बिल्कुल भी वो सारी चीज़ें और फेस नहीं करना पड़ता है जो कि पहले मुझे फेस करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम मैं अभी भी थोड़ा बहुत फेस करती हूँ कि स्टार्टिंग में तो जैसे बेबी को मैं जब बॉटल से पिलाती थी ना, तो मुझे पता था कि बेबी 30 ml पी रही है या 40, 50, 60, तो उसका पेट भर जा रहा है। लेकिन जब से उसने डायरेक्ट ब्रेस्ट से फीड लेना स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरे अंदर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि उसको पेट भर रहा है कि नहीं। मतलब ml का काउंट तो अभी मेरे पास है नहीं कि वो कितना ml पी रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से तो बॉटल का आदत है ना मुझे कि कितना पी रही है, वो मेरा बॉटल का काउंटिंग है, तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो लास्ट टाइम जब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, पीडियाट्रिशियन के पास, तो उनसे मैंने ये प्रॉब्लम शेयर की, तो उन्होंने बोला
कि आप ध्यान रखना कि दिन में अगर 10 to 12 टाइम्स आपके बेबी का सूसू पास हो रहा है, इसका मतलब है उसको अच्छे से पेट भर रहा है। तो इस बात में, इस चीज़ में कोई टेंशन लेने का कुछ नहीं है। तो हाँ, मेरे बेबी तो अच्छा खासा, इनफैक्ट 10-12 वर्ष से ज़्यादा ही वो सूसू पास करती है, तो उसका पेट भी अच्छा खासा भर रहा है। और बोलना तो नहीं चाहिए बट हाँ, वेट गेन भी ठीक ठाक हो रहा है, मतलब उसके एज में जितना जो वेट होना होता है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, हाइट वेट सब कुछ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी तो जाके सारी चीज़ें बहुत शॉर्टेड लग रहा है मुझे, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, यही सोच के कि क्यों नहीं मैं दूध पिला पा रही हूँ मेरे बेबी को। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जो जो लोग मेरी तरह इस फेज से गुजर रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। ऐसा फेज आता है बहुत सारे लेडीज़ के लाइफ में आफ्टर डिलीवरी, और ये फेज़ बस टेम्परेरी है। कुछ ही दिन में ही आप इस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे और फिर आप एक अच्छा खासा ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में आ जाओगे। तो हाँ, स्टार्टिंग से जैसे मेरा ब्रेस्ट फीड जर्नी इतना अच्छा नहीं था, बट अभी मेरा ब्रेस्ट फीड जर्नी बहुत ही अच्छा है एंड सीरियसली आई एम एंजॉइंग इट। उस टाइम पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, बट हाँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेबी मेरे ऊपर खाने पीने के लिए डिपेंड करती है और मैं उसके जो क्राइटेरिया है वो मैं फुलफ़िल कर पाती हूँ। तो टाइम अभी काफ़ी हो गई है, अभी हम लोग कर लेंगे डिनर, और डिनर करके वीडियो एडिटिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो ख़त्म करके सो जाऊंगी। तो चलिए आज इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक फ्रेश नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।